नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। नक्सलियों ने की पूर्व नक्सली की हत्या। ग्रामीण थाना के सिहुरा गांव में बलवा, सरपंच और पुत्र को किया घायल। महाविद्यालय के छात्रों की ई-केवाईसी के बाद जमा होगी छात्रवृत्ति। मंत्री के भरोसे 1000 छात्राओं का भविष्य, कन्या महाविद्यालय का मामला। धान भंडारण की नहीं है पर्याप्त व्यवस्था, लाखों खर्च कर दूसरे जिले में भेजा जा रहा है धान। और बालाघाट में अतिक्रमण पर योजनाबद्ध तरीके से होगा काम। अब समाचार विस्तार से। पांचे परिवार की 3 बच्चियां खेल खेल में घर के पास बह रही सोन नदी में चली गई और इस दौरान उनके डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार को लांजी तहसील के दूरस्थ गांव पोशेरा निवासी सुखचंद पाचे और उनके भाई सुखलाल पाचे की 3 बेटियां आकांक्षा सुखलाल पाचे, श्रद्धा और सुमन सगी बहनें, जिनकी पानी में उफनती हुई लाश देखी गई। 108 एम्बुलेंस की मदद से इन तीनों बच्चियों को सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहां डॉक्टर प्रदीप गेडाम ने सभी को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार बच्चियां करीब 3:30 बजे घर के पास ही खेल रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब नदी की ओर चली गई और यह घटना घटित हो गई। 4:30 बजे पड़ोस के व्यक्ति ने एक बच्ची का शव नदी में उफनते हुए देखा, जिसके बाद उन्हें जानकारी मिली। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते दिनों बारिश हुई थी, जिसके कारण सोन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जो घटना हुई है बच्चों के साथ में, कैसी हुई है? जी कोई धोने वाले गए। अच्छा। तो बोले कि कोई लड़की उफला हुआ है वहाँ पे। अच्छा। कितने बजे की बात है? कितने बजे भाई? 1 घंटा पहले। हाँ जी, अभी कितना 5 बज गए समझो। ये 3 बजे को बैठ का 3 बजे के पहले। हाँ। उस समय क्या हुआ? वो कोई लड़की ढूंढ, एक ही बच्चा दिख रहा था कि उफलते हुए? हाँ, एक बच्चा। अच्छा। और बाकी फिर 2 कैसे ढूंढे? वो सब मिल गए, सब उफले थे वो 2 सब लोग। तो ये लोग क्या वहाँ नहाने वाने गए थे क्या? हाँ, नहाने गए थे सर। और इनके घर वाले? वो बच्चे खेल इनका घर नदी से मकान कितने दूर है? ये रोड था सर, पास नहीं है, नदी के पास नहीं मकान है। मकान का। ये बच्चों का क्या नाम है इनको मालूम है? जिले के दक्षिण बैयर स्थित डाबरी पितकोना के मध्य मुंडा गांव निवासी पूर्व नक्सली ब्रजलाल पंद्रे उम्र 40 वर्ष की नक्सलियों के द्वारा मुखबिरी के शक में गुरुवार की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मलाजखंड एरिया कमेटी ने पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है। पुलिस के द्वारा ब्रजलाल का बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। गुरुवार की रात को मुंडा निवासी ब्रजलाल पंद्रे जब घर पर खाना खा रहे थे, इसी दौरान 6 हथियारबंद नक्सली, जिसमें 5 पुरुष 1 महिला, ब्रजलाल के घर पहुंचे और उन्हें जंगलों में ले गए, जहां उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि ब्रजलाल पंद्रे 1992 से 2011 तक नक्सली दल में सक्रिय रहे हैं और विभिन्न आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। 2014 में बालाघाट पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर अपने गांव मुंडा में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। चाबी लाए, चाबी। डाबरी चौकी और पितकोना चौकी के बीच में मुंडा गांव में, वहाँ पर कल रात की घटना जो आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ब्रजलाल पिता पवन सिंह पंद्रे उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष, इनकी कुछ नक्सलियों द्वारा, जो संख्या 6 बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 पुरुष 1 महिला नक्सली शामिल है, इनकी कल रात जो है फायर आर्म्स के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, ये जो ब्रजलाल पंद्रे हैं, ये इनका नक्सल दलम में ये एक्टिव रहे हैं और 1992 से लेकर 2011 तक इनके एक्टिव अपराध रहे हैं और इसके चलते आगे जाकर 2014 को इन्होंने आत्मसमर्पण भी किया है बालाघाट पुलिस के सामने।
इसके बाद से ये लगातार अपने गांव में ही निवास कर रहे थे तथा वर्तमान में ये अपने गांव में रहकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। सर पुलिस नक्सली परिचय मिलने का मामला है। हाँ जी हाँ, जब इनकी जो शव है उसके पास कुछ पर्चे भी प्राप्त हुए हैं जो नक्सलियों द्वारा छोड़े गए हैं और उसमें इस तरह से उल्लेख है कि जो क्योंकि जिस कारण से उन्होंने दलम छोड़ा और वापस ये मुख्य धारा में शामिल हुए उस कारण से नक्सलियों ने इन पर इस तरह का हमला किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस की मदद करने के फलस्वरूप है, हालांकि पुलिस की मदद करने के बजाय ये अपना आम जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2014 में इन्होंने समर्पण जरूर किया था और उसके बाद ये अपने गांव में मुख्यधारा में शामिल हो गए थे और शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहे थे। ये पुलिस का मुखबिर नहीं था? ये पुलिस के मुखबिरी बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सर कौन से धर्म ने ये घटना को अंजाम दिया? मलजखंड जो एरिया कमेटी है उसके द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई। जो पर्चा मिला है उसमें भी उन्होंने मलजखंड एरिया कमेटी के नाम से ही उल्लेख किया है। बीते दिनों नक्सलियों के द्वारा फेंके गए पर्चों की जानकारी मिल रही है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि एक नया दलम केबी डिवीजन का नाम भोरमदेव डिवीजन, जिसे पिछले 2 सालों से विस्तार दलम के नाम से पहचाना जा रहा था, इसका गठन हुआ है। साथ ही बोरला एरिया कमेटी और भोरमदेव एरिया कमेटी इसके अंतर्गत ऑपरेट कर रही है। जिले के छत्तीसगढ़ से लगे हुए एरिया में आज भी दर्रेकसा दलम, मलाजखंड दलम सक्रिय है। वर्तमान समय में लगभग 40 से 45 नक्सली की संख्या बताई जा रही है। प्राप्त हुए हैं तो एक नया केबी डिवीजन नाम से एक रीऑर्गेनाइजेशन इनका जो हुआ है, पहले पिछले 2 सालों से जिसको हम लोग विस्तार का नाम दे रहे थे, विस्तार के नाम से जो नक्सली कार्टर्स के द्वारा भी चलाया जा रहा था, अब उनको एक उन्होंने संगठन का रूप यहाँ पर दिया है, जिसमें कि काना भोरमदेव डिवीजन के नाम से उन्होंने इसकी स्थापना की है। इसके साथ ही साथ जो ये एरिया कमेटीज़ हैं अपनी मलजखंड, टाडा और दर्रेकसा, वो एरिया कमेटीज़ उसके अंदर ऑपरेट करेंगी। साथ में बोडला एरिया कमेटी और भोरमदेव एरिया कमेटी का नाम भी इसमें पता चला है, जो इस नए केबी डिवीज़न के अंदर ऑपरेट कर रही है। सर कितने सदस्य हैं इसमें? वर्तमान हमारा जो आंकड़ा बता रहा है उसमें करीब 40 से 45 सदस्य कुल मिलाकर हैं, जैसे कि जो 10 से 12 के ग्रुप में 3 या 4 ग्रुप्स में मूव कर रहे हैं वर्तमान में। ये इंटेलिजेंस इनपुट है, परंतु संख्या जो 30 ना होकर हमारे पास 7 या 8 महिलाएं होने का, जो 20 के ग्रुप में देखा जा रहा है तो उसमें 7 या 8 महिलाएं नक्सली होने का इनपुट है, जो कि सही है। और ये कार्डर भी बाहर से आ रहा है और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये किसी भी तरह से हमारे ग्रामीण जनताओं से बात करके उनको अपने प्रोपेगेंडा या आइडियोलॉजी से प्रभावित कर सकें, और जिसके लिए लगातार एक सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है, कम्युनिटी पुलिसिंग की कार्रवाई की जा रही है। जो अपने जनमानस से जो हमारे ग्रामीण नागरिक बंधु हैं उनसे लगातार संपर्क करके उन्हें भी शासन की नीतियां और शासन की जो सुविधाएं हैं उनसे अवगत करा के उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि नक्सलियों के मंसूबे कामयाब ना हो पाए। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण अटक गई है। 25 जून तक सभी छात्रों को ई-केवाईसी मतलब आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अटैच करवाना होगा। यहाँ किसी भी कैफे में जाकर वहाँ करवा सकते हैं, जिसके बाद ही उनके खातों में उनकी छात्रवृत्ति जमा होगी। छात्रवृत्ति के लिए ई-केवाईसी करवाए जाने का आदेश हमें अप्रैल माह के अंत में मिला, जब तक अधिकांश नियमित कक्षाओं की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस कारण छात्र कॉलेज नहीं आ रहे थे और उन्हें जानकारी भी नहीं लग पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे छात्र छात्रवृत्ति या फिर अन्य काम के लिए जा रहे हैं, अब उन्हें जानकारी दी जा रही है कि वे अपने खाते को पहले ई-केवाईसी करवा लें। सर ये देखा गया कि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, क्या वजह से नहीं मिल पा रही है और इतना लेट लतीफ क्यों हो रहा है? हाँ, इस साल क्या है कि इसमें ई-केवाईसी करवाना आज तक कर दिया गया है, मतलब उनका आधार कार्ड का और बैंक अकाउंट का लिंक होगा तभी उनको छात्रवृत्ति हो पाएगी, क्योंकि समय कैशलेस पूरा हो रहा है। तो हमने इसके लिए सूचना दी थी, लेकिन चूँकि ये काफ़ी बाद में आया था तो एग्ज़ाम हो जाने के कारण अभी कई लोगों को इसकी सूचना मिल नहीं पाई है। तो जो लोग ने ई-केवाईसी करवा लिया उनको छात्रवृत्ति का लाभ मिल गया है। अब यही है कि कुछ लोग का आवेदन रुक गया है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया। तो यदि वो जल्दी से जल्दी अपना आधार को अकाउंट से लिंक करवा लेंगे तो ये जो प्रक्रिया है आगे। महाविद्यालय द्वारा समय समय पर छात्रों को सूचित किया गया है कि छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, किंतु आज दिनांत तक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराई गई है, इसलिए जिस कारण से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अतः छात्र छात्राओं से हम ये चाहते हैं कि वे समय सीमा में छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु ई-केवाईसी करा लें। ई-केवाईसी के लिए छात्र छात्राओं को कैफ़े जाना होगा, कैफ़े में अपना आधार कार्ड जिस नंबर से उन्होंने आधार कार्ड पे नंबर लिंक करा रखा है वो नंबर लेके जाएंगे, नंबर पे OTP आएगा, उसके माध्यम से उनका ई-केवाईसी हो जाएगा, जिससे महाविद्यालय द्वारा उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा।
शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण अचानक शहर में भारी वाहन प्रवेश के समय नो एंट्री के समय में परिवर्तन कर दिया गया, जिस कारण जानकारी के अभाव में दर्जनों बड़े वाहन शहरों के बीच रोजाना की तरह आ गए। इस पर यातायात विभाग के द्वारा उनको खड़ा करवा दिया गया। जब वाहन चालकों के द्वारा बताया गया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि नो एंट्री का समय बदल गया है, इस बात पर उन्हें एक एक कर छोड़ दिया गया, लेकिन काफी देर तक वाहन खड़े रहने के कारण वाहन चालक परेशान होते रहे। 7 बजे से नो एंट्री का समय होता है, इस कारण हम पूर्व की तरह शहर के भीतर बाहर लेकर आ गए, लेकिन बाद में पता चला कि 21 जून को नो एंट्री के समय में बदलाव हुआ है और यातायात विभाग ने यह कार्रवाई कर दी। ये 6:15 क्यों पकड़े हैं? नो एंट्री के कारण बोल रहे हैं, अब कागज बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तो नो एंट्री कितने बजे से लगती है? नो एंट्री 7 बजे से लेकर 7 बजे का? 7 बजे। आपने मैडम को बोले नहीं क्या? मैडम सुन ही नहीं रही है ना, वो तो इधर आते जा रही है, घूमते जा रही है, वक्ते जा रही है। वही 7 बजे की नो एंट्री थी, 6 बजे लगा दी। वही परेशानी बता देना था एक दिन पहले ही, कल ही बता देना था 7 बजे 6 बजे। वरिष्ठ स्तर से आदेश मिले कि 21 जून को नो एंट्री के समय में बदलाव करना है। नो एंट्री तोड़ने वाले वाहनों को खड़े करवाए गए हैं, उन पर चालानी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि अधिकांश चालकों का यही कहना था कि उन्हें इस विषय में जानकारी नहीं थी। आज नो एंट्री का थोड़ा समय परिवर्तित किया गया था और जो नो एंट्री के पहले आए उनके सिर्फ पेपर चेक किए गए हैं, मतलब जो नियमित समय है रोज का, उसके पहले जो आई हैं उनके सिर्फ पेपर्स चेक किए गए। जिनके कंप्लीट पाए गए उन्हें छोड़ दिया गया है और जिनके पेपर कंप्लीट नहीं उनकी चालानी कार्रवाई हुई है। ट्रैक्टर के अलावा ट्रक, पिकअप और 407 बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जो नो एंट्री में हमें मिली थी, किसी रीज़न से मतलब ओवर हाइट डाले के बाहर माल निकलना, इन सब धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। आज योग दिवस था तो बच्चे उत्कृष्ट मैदान में थे, जिसके कारण उनको मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना, कोई हादसा ना हो, इसके लिए आज नो एंट्री में जो भारी वाहन चल रहे थे उनको हम थाने लेके आए हैं। कितने वाहन को ऐसी कार्रवाई की गई? लगभग आज 16 से 17 वाहनों को हम थाने खड़ा करें, अभी चालानी कार्रवाई चल रही है। मैडम कुछ ड्राइवरों का कहना है कि आपने बताया नहीं कि नो एंट्री मतलब 6 बजे से लगा दी गई है, इस पर विरोध भी किया उन्होंने? इसमें एक्चुअल में हुआ ये है कि जैसे कि आज योग दिवस था, योग दिवस के एक दिन ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम सिहोरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने बलवा कर सरपंच और उसके बेटे को फावड़े से मारकर घायल कर दिया। 21 जून को सुबह 11 बजे वारदात सरपंच की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे के विवाद को लेकर हुई। सरपंच सरोज मोहरे, उसके बेटे चित्रसेन मोहरे को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना में दूसरे पक्ष रविंद्र गोडाने को मामूली चोटें आई हैं। ग्रामीण थाना पुलिस ने दोनों पक्ष के 7 लोगों के विरुद्ध मामला कायम कर विवेचना में लिया है। रामपाली थाना अंतर्गत लड़सड़ा में अनीताबाई बारेवार उम्र 27 वर्ष की सर्पदंश के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 20 जून की रात्रि अनीताबाई परिवार के साथ जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी। इसी दौरान रात में 3 बजे अचानक एक जहरीले सर्प ने उनकी उंगली में काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कक्षा 10वीं और 12वीं की पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षा की अंक सूचियों का वितरण शनिवार से किया जा रहा है। समन्वय संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट की प्रभारी प्राचार्य नीलम श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि समन्वय संस्था को कक्षा 10वीं एवं 12वीं व्यवसायिक पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षा वर्ष 2019 की अंक सूचियां प्राप्त हो चुकी है, जिनका वितरण दिनांक 22 जून से किया जाएगा। उन्होंने जिले के शासकीय तथा अशासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अंक सूची प्राप्त करने की अपील की है। मलाजखंड थाना के ग्राम भीमजोरी में नवविवाहित महिला पार्वती बाई पति श्याम सिंह वल के 25 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला ने जहरीली वस्तु का सेवन क्यों किया, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। बालाघाट जिले के लांजी, किरनापुर एवं बिरसा विकास खंड के बहुत से ग्राम देव नदी एवं सोन नदी पर पुल नहीं होने से वर्षा के दिनों में पहुंच विहीन हो जाते थे, लेकिन अब इन आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में वर्षा के दिनों में भी आवागमन बाधित नहीं होगा। देव नदी एवं सोन नदी पर 5 स्थानों पर उच्च स्तरीय पुल बनकर तैयार हो गए हैं। इन पुलों के बनने से दर्जनों ग्रामों में आवागमन सुगम हो जाएगा और इससे क्षेत्र के ग्रामीण बहुत अधिक खुश है। कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन बालाघाट पुलिस थाना प्रभारी ग्रामीण बालाघाट से प्राप्त सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन के द्वारा गत दिवस बालाघाट शहर में स्थित मेसर्स गुप्ता मेडिकल स्टोर्स बालाघाट का निरीक्षण किया गया था।
प्राप्त सूचना के आधार पर दुकान की सघन जांच के पश्चात दुकान में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी बालाघाट मुख्यालय जबलपुर प्रेम कुमार डोंगरे के द्वारा गुप्ता मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मेसर्स गुप्ता मेडिकल स्टोर्स बालाघाट के संचालक के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक तथ्य न होने के कारण उन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नियमों के उल्लंघन किए जाने के कारण उन्हें स्वीकृत रिटेल एवं होलसेल के लाइसेंस को 20 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान वे दुकान संचालन, दवाओं का क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें स्वरोजगार के लायक बनाकर उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूरे प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है। जिले में संचालित युवा स्वाभिमान योजना खुद बेरोजगार नजर आ रही है। वैसे तो युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 214 से अधिक ट्रेडों में अपने पसंद का ट्रेड चुनकर उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है, लेकिन जिले में रुचि के आधार पर अपनी मर्जी के आधार पर केवल सिलाई ट्रेड संचालित किया जा रहा है। योजना के तहत 100 दिन की ट्रेनिंग के बाद रोजगार दिए जाने की गारंटी दी गई थी, लेकिन बड़ी चूक इस योजना में यह दिखाई दे रही है कि बेरोजगारों से प्रशिक्षण तो करवाया गया, लेकिन उसके पहले मिलने वाला मानदेय आज तक नहीं मिला, जिसके लिए बकायदा युवाओं के द्वारा जिला प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है। हमें 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस दौरान हमें सिलाई सिखाई जा रही है। हमारे इसमें अभी सिलाई का ट्रेड है, जिसमें अभी 4 घंटे का प्रशिक्षण होता है और बराबर क्लासें लगती है और भी इसके अलावा और भी क्लासें लगनी चालू होती है। तो क्या कभी आपने लाइफ में सोचा था कि मैं टेलर का काम सीख के उससे रोज़गार लूँगा? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं। क्या बनना चाहते थे, क्या सीखना चाहते थे? मैं तो IAS ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर 4 घंटे का है, गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है तो उनका पैसा भी वेस्ट ना जाए और हमको रोज़गार भी मिल जाएगा। अगर हम सिलाई सेंटर खोल कर बैठ गए तो उसमें भी हम पैसे कमा सकते हैं। वाराणसी की प्रशिक्षणार्थी पूजा मात्रे बताती कि हमारे द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन हमें सिलाई सिखाई जा रही है। हम लोगों को सिलाई का ट्रेड मिला है, लेकिन हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर डाले थे। अलग अलग ट्रेड था, सबने अलग अलग ट्रेड डाले, लेकिन वाराणसी की नगर पालिका में सिर्फ एक ही ट्रेड है, कौशल विकास के अंतर्गत सिलाई ट्रेड में। तो कितने हैं यहाँ पे प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहे हैं? 30 लोगों का है। फर्स्ट बेस 30 लोगों की बनी, जिसमें से 22 लोग कर पा रहे हैं। तो ये बताइए क्या नियम बताए गए थे आपको इसमें? इसमें 50 दिन काम था युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत और 50 दिन का रोजगार था, जिसमें हमको नगर पालिका में पूरा मतलब वर्किंग दिया गया 50 दिन वाला, और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया। ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ सिलाई हुई, जिसमें 100 दिन का पूरा रोजगार था। तो 100 दिन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। फरवरी माह से हमारा चालू है अनबोर्डिंग, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको एक भी बार वेतन नहीं दिया गया। 1 महीने सर वेतन नहीं मिला? नहीं, पूरे कंप्लीट होते आ गए हमारा पूरा। क्या परेशानियाँ जा रही है आप लोग को अभी वर्तमान में? मतलब 1 माह की वेतन दे देते। युवा स्वाभिमान योजना को संचालित करने वाले आशीष मिश्रा बताते हैं कि हमारे पास और भी ट्रेड के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन शासन के द्वारा हमें अभी केवल सिलाई कोर्स संचालित करने के लिए आदेशित किया गया है। युवा स्वाभिमान के अंतर्गत अभी हमारे पास 80 स्टूडेंट्स की बैच जो 40-40 में स्टार्ट हुई है, अभी फर्स्ट बैच स्टार्ट हुई है, जिसका भी 1 महीना कंप्लीट हो गया है कम्प्लीटली। और अभी ये सिंग मशीन ऑपरेटर मतलब टेलरिंग के इसमें है, अधिकतर महिला गर्ल्स और महिलाएं इसमें एजुकेशन ले रहे हैं और कुछ बॉयज़ भी हैं जो सीख रहे हैं। सर एक ही ट्रेड है या और भी ट्रेड है? अभी तो बालाघाट में एक ही ट्रेड स्टार्ट हुआ है। वैसे हमारे पास दूसरे ट्रेड के लिए भी जगह और सब चीज़ें हैं, पर क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक ही ट्रेड स्टार्ट किया है तो हम उसी में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं बालाघाट। जिले भर में कहाँ संचालित, पूरे जिले के युवाओं की अगर हम बात करें? जिले में तो मेन सेंटर तो हमारा ही है और एक शायद अभी वाराणसी में स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे 2 सेंटर हैं जो अभी वर्किंग में है। युवा स्वाभिमान योजना के नोडल अधिकारी और ITI के प्रभारी प्राचार्य SR कुशराम बताते हैं कि जिले में केवल बालाघाट और वाराणसी में कोर्स संचालित है। योजना जो शासन की मंशा अनुसार ये योजना संचालित है, इसके अंतर्गत ये नगर निगम नगर पालिका संचालित हो रही है और उसमें जो बच्चे सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह अभी संचालित है, बालाघाट और वाराणसी में। अच्छा, पूरे बालाघाट जिले में सिर्फ 2 जगह? 2 जगह संचालित। तो ये बच्चे 4 घंटे अपने वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और बाकी टाइम फिर वो अपने फील्ड में काम करते हैं। कुछ मानदेय भी दिया जाता है सर इन्हें? हाँ, अभी शासन 4000 करीब इनका निर्धारित किए हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि ये जो योजना है
तो इसमें बहुत सारे ट्रेड थे, 214 समथिंग ट्रेड। तो सिर्फ सिलाई का ही ट्रेड क्यों बालाघाट में? क्या यानी सिर्फ एक ही ट्रेड दिया गया है? नहीं, और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी जो सेंटर चॉइस किए हैं तो इसमें सिलाई, तो इससे क्या है, बच्चों को रोज़गार की भी संभावना ज़्यादा बनती है, उस उद्देश्य से मतलब इनका कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि शासन से पहले ही बालाघाट और वाराणसी में ट्रेड बढ़ाने जाने के लिए सब पत्राचार किया जा चुका है। शासन से स्वीकृति मिलते ही नए ट्रेड प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ये जो ट्रेड बढ़ाने की बात आपने की है, इस संबंध में शासन को पत्राचार किया जा चुका है, शासन से मांग हमने की है और जैसे ही शासन से स्वीकृति मिलती है हम नए ट्रेड यहाँ पर प्रारंभ कर दिए जाएंगे। दूसरा बात, आपका जो पेमेंट वाला है, पेमेंट अटेंडेंस बेस्ड होता है और इनकी अटेंडेंस जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर होता है। यदि उनकी अटेंडेंस पूरी है तो उनको पेमेंट किया जाएगा, यदि अटेंडेंस पूर्ण नहीं है तब पेमेंट नहीं किया जा सकता। वहीं खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल को मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के प्रशिक्षणार्थियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि हमें हमारी इच्छा के अनुसार ट्रेड दिया जाए एवं शासन की घोषणा के अनुसार जो मानदेय दिया जाना था वह दिया जाए। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की युवा स्वाभिमान योजना के तहत सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग ट्रेड का चयन किया था, किंतु वर्तमान में सभी प्रशिक्षणार्थियों को केवल सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही 1 माह की वेतन आ गई है, किंतु सीएमओ साहब के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं कहकर राशि नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। फिर भी हमारी बेच को क्लियर कर नई बेच का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि शासन की घोषणा के अनुरूप हमें योजना का लाभ दिया जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो जल्द कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। युवा स्वाभिमान योजना के तहत आया हुए थे हम लोग मंत्री सर से बात करने के लिए। ज्ञापन भी सौंपा है क्या? हाँ, ज्ञापन भी सौंपा है। हाँ, ज्ञापन भी सौंप दिया हमने। सर आगे कार्रवाई करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या परेशानियाँ जा रही है और क्या दिक्कतें हैं? ये जा रही है कि नगर पालिका से हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही। आपका कोर्स ट्रेड क्या था? हमारा ट्रेड था सुपरवाइजर का, लेकिन हमारे से सिलाई करवाया जा रहा है और नगर पालिका के तहत युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत है ये सब। और 1 महीने की पेमेंट आ गई है, लेकिन हमको दे नहीं है। 2 महीने से यही बोला जा रहा है कि सीएमओ सर की साइन नहीं हो पाई है, यानी पेमेंट भी नहीं दिया आपको? नहीं दिया जा रहा। तो क्या दिक्कतें हो रही है आपको? हमको दिक्कतें जा रही है पेमेंट के इसमें। तो हम लोग अगर कुछ नहीं होगा तो आगे नगरीय विकास मंत्री से शिकायत करेंगे, हर्षवर्धन सिंह ठाकुर से। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारा मानदेय हमको मिल जाए। विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर माह में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर अब पूरा प्लान तैयार कर काम किया जाएगा। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि मुख्यालय सहित पूरे जिले के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। पहले विस्थापितों को नए स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद नई योजना बनाई जाएगी। अतिक्रमण नाम के इस दंश को जिले की कमान संभालते ही कलेक्टर दीपक आर्य ने स्वयं सड़क पर उतरे और खत्म करने का बीड़ा उठाया। निश्चित ही यातायात व्यवस्था को सुचारू करने, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और छोटी होती सड़कों पर बेलगाम अतिक्रमण को कम करने के लिए यह बेहद ही कारगर मुहिम जिले वासियों को लगी। हटे हुए अतिक्रमण के स्थान पर क्या नई योजना बन रही है, ये हर किसी के मन में नया सवाल है। कहीं दोबारा फिर से अतिक्रमण तो नहीं हो जाएगा? अतिक्रमण की कार्रवाई जो प्रारंभ की गई थी वो पहले जो अतिक्रमण तोड़े गए उनको व्यवस्थित किया जाएगा। रोड्स जो रिक्लेम करी गई है उसका प्रॉपर उपयोग किया जाएगा। उसके बाद फिर जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई आगे करनी होगी की जाएगी। जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य मंत्रियों के भरोसे जिले के 1000 से अधिक छात्राओं का भविष्य अधर में अटका हुआ है। मामला शहर के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में एमएससी और एमए कोर्स की पढ़ाई नहीं होने का है। महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा लगातार कोर्स प्रारंभ कर दिए जाने के लिए पत्राचार किया जा रहा है, बावजूद इसके भी उच्च शिक्षा विभाग इस विषय पर कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। नतीजा, प्रतिवर्ष 1000 से अधिक छात्राएं इस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करती है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर के कॉलेजों में जाना पड़ता है या फिर सीट कम होने के कारण उन्हें इसके बाद की पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। इस साल फिर छात्राएं स्नातक की पढ़ाई के बाद आगे की क्लास की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। महाविद्यालय में अभी एमए सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में है, बाकी अन्य विषय में पीजी नहीं है। हम केवल पत्र लिखते हैं, लेकिन यदि माननीय मंत्री महोदय थोड़ा सा प्रयास करें तो ये पीजी खुल सकता है। सर, अपने यहाँ पर बीए और बीएससी में कितनी छात्राएं?
अभी बीएससी में हम लोग बायोलॉजी में 480 छात्राओं को प्रवेश देते हैं और गणित में 240। बीए में हम 350 सीट्स हमारे पास उपलब्ध है। सर छात्राओं ने कभी मांग नहीं की इन चीज़ों की कि मतलब उनके एमएससी भी स्टार्ट किया जाए यहाँ से? छात्राओं की इच्छा तो है कि यहाँ पीजी की कक्षाएँ शुरू हो, लेकिन अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और पद नहीं है। पद सहित यदि आ जाए शासन के स्तर से तो हम प्रारंभ करें। पद में से चर्चा के दौरान खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल बताते हैं कि जल्दी ही इस विषय पर जानकारी ली जाएगी और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आपको बताएं कि 1983 से कमला नेहरू महाविद्यालय संचालित है और तब से लेकर अब तक किसी भी प्रकार के नए कोर्स इस कॉलेज में शुरू नहीं किए गए हैं, जिससे शासन की अनदेखी ही कही जाएगी कि हजारों बेटियों की पढ़ाई के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पर लिंगा पंचायत से गुजरने वाली घिसरी नदी का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। लगातार गिरते जलस्तर और होते अतिक्रमण के चलते प्रतिवर्ष इस नदी का जलस्तर गिरता ही जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए पंचायत के सरपंच ने प्रशासन से इस नदी पर स्टॉप डैम बनाए जाने की मांग रखी है कि हमारे घिसर नदी के तट पर सौदागृह भी बना हुआ है, मोक्षधाम बना हुआ है, वहाँ सौंदर्यीकरण हमने करवाया है और वहाँ पानी की हर समय कमी रहती। तो मैं शासन प्रशासन से ये पुनः फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि घिसरी नदी के तट पर एक स्टॉप डैम हो जाए और हमारे ग्राम में अति आवश्यकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पशु को अगर पशु बीमार होते हैं तो पशु को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक प्रस्ताव भी प्रेषित कर दिया हूँ शासन को, तो यहाँ पे एक स्टॉप डैम भी हो जाए और साथों साथ पशु औषधालय भी हो जाए, तो मैं शासन प्रशासन को बहुत धन्यवाद दूंगा। लिंगा निवासी डॉक्टर रक्षिया बताते हैं कि घिसरी नदी की धाराएं बंद हो गई है। यह नदी कई गांवों को सिंचित करती है और बाग नदी में जाकर मिलती है। एक स्टॉप डैम बनाए जाने से बहुत से गांवों को पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। हमारे गांव में एक घिसरी नदी बहती है और ये जगह जगह पर पूरी सूख गई है, धार बंद हो गई है। और इस नदी पे यदि स्टॉप डैम बना दिया जाए तो काफ़ी हद तक के वाटर लेवल हमारे यहाँ ऊपर आ जाएगा। अभी काफ़ी नीचे यहाँ वाटर लेवल नीचे चले गया है। ये नदी बहुत से ग्रामों से होते हुए आती है और ये बाघ नदी में जाकर जुड़ती है। तो बहुत से ग्रामों में मतलब वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा इसका। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में योग दिवस मनाया गया। नगर मुख्यालय में उत्कृष्ट स्कूल मैदान में आयोजित योग दिवस के अवसर पर प्रदेश शासन के खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा विशेन, कलेक्टर दीपक आर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित गायत्री परिवार एवं अन्य संगठन से जुड़े हुए लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपने दिन की शुरुआत उत्कृष्ट स्कूल मैदान में योग करके की। गच्छध्वं संवदध्वं उच्चारण करेंगे। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। यह अभ्यास एक और बार करें। खुली हो, पूरा खींच रहा है ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाई। सम्मो मनांसि जानता देवा भागम यथा सते संजानाना उपासते संध्यान। धीरे से अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हुए वापस आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी कमर को खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल बताते हैं कि योग हमारे जीवन और हमारे शरीर दोनों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव ने योग को बेचा है। योग आज से नहीं, पुरातन समय से है। कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और सिर्फ मनाना ही नहीं, योग करना भी चाहिए। और आज के वर्तमान परिस्थिति में जितनी तेज़ गति से समय चल रहा है और जैसा पर्यावरण खराब हो रहा है,
बीमारियाँ हो रही है, हर व्यक्ति मानसिक तनाव में ग्रस्त है और ऐसी स्थिति में हमारी क्षमता समाप्त हो रही, शारीरिक क्षमता समाप्त हो रही है। इस सब का इलाज सिर्फ एक ही है, वो योग है। योग के माध्यम से ही हम स्फूर्तिमान बन सकते हैं, ऊर्जावान बन सकते हैं। योग शरीर को जोड़ता है, पूरे शरीर की ताकत को केंद्रित करता है और योग ही ऐसा है जो जिसको बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा, हमारे अंदर जो सिम लगा है ऊपर वाले ने आत्मा, इसका ट्रांसफार्मर ऊपर, तो उससे रिचार्ज करने के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है और इससे योग से हम स्फूर्तिमान बनते हैं। हमारा योग कोई नया नहीं है, कोई ऐसा योग ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव आए उसके बाद योग आया। योग तो प्राचीन समय से है। बाबा रामदेव उसको बेचा योग को, बेचने का काम किया योग को। योग का महत्व बताना किसी के लिए नया नहीं है, सभी को मालूम है कि योग क्यों जरूरी है। यह भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व इस बात को मान चुका है कि योग के क्या फायदे हैं। योग का महत्व अभी किसी बताने के लिए नहीं है, सभी को पता है कि योग की क्या महत्वता है। एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, आध्यात्म से जोड़ने के लिए योग का महत्व है और उसी कारण से योग दिवस मनाया जा रहा है। ये भारतवर्ष ही नहीं, अब संपूर्ण विश्व इस बात को मान चुका है और वह योग की प्रैक्टिस सारा विश्व अभी करना प्रारंभ करती है। योग का अर्थ है जोड़ना। योग सबसे पहले हमको शरीर, स्वास्थ्य और आत्मा को जोड़ता है और इसके बाद समाज, देश को, और आज हमारी योग संस्कृति ने पूरे विश्व को जोड़ा है। यह हम सब भारतवासी के लिए गौरव की बात है। योग का अर्थ ही है जोड़ना। योग सबसे पहले तो हमें शरीर, श्वास, मन और आत्मा को जोड़ता है। उसके बाद समाज, देश और आज हमारी योग संस्कृति ने पूरे विश्व को जोड़ा है। आज हमारी इस संस्कृति को पूरे विश्व ने अपनाया है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है और जब इस संस्कृति को विश्व ने अपनाया है तो हम सभी भारतवासियों का ये कर्तव्य नहीं, हमारे लिए ये अच्छा भी है, स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए, सभी चीज़ों के लिए। इसलिए अपने जीवन में योग को अपनाएं, रोगों से दूर रहें, मन को स्वस्थ रखें और जब समाज और देश को अगर स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होना प्राथमिकता है। इसलिए हम योग से जुड़ें। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप करने वाली होनहार छात्रा अनम कुरैशी का आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिंगा शाखा के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्रा का फूल मालाओं से स्वागत कर उनकी इस उपलब्धि पर बधाइयां दी गई। इस दौरान अन्य स्टाफ के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। संदर्भ में SBI शाखा के प्रबंधक अजय लाल ने कहा कि छात्रा उनकी शाखा में खाता खुलवाने आई थी। चर्चा के दौरान पता चला कि छात्रा के द्वारा कला संकाय में जिले में टॉप किया गया है। ऐसे छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बाइट अजय लाल, शाखा प्रबंधक SBI। बाइट अनम कुरैशी। उनको माला पहना के उनका स्वागत करें तो सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेट बैंक इस प्रक्रिया को पूरा रखता है, करता है। तो जैसे ही कल पता चला, कल वो बैंक में, कल मेरे ब्रांच में एक डिपॉजिटर क्या बोलते हैं, उनका कुरैशी मैडम आई थी, अमन कुरैशी। जब वो उनसे इंट्रोडक्शन ले रहा था, ऐसे ही परिचय कि क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि 12वीं क्लास में आर्ट्स में उनने पूरा जब बालाघाट ज़िले में टॉप किया तो हमको लगा कि जिस लड़की ने इतना पढ़ के मेहनत करके टॉप किया आर्ट्स सब्जेक्ट में तो उसका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बैंक में, स्टेट बैंक लिंगा शाखा ने छोटा सा एक कार्यक्रम करके उनका सम्मान किया। उनको एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा मनोबल को बढ़ाया है। किस प्रकार की उपलब्धि रही है? अभी मेरा 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ। आर्ट्स फैकल्टी में मेरा फर्स्ट रैंक है डिस्ट्रिक्ट में। आगे क्या सोचा है? आगे मुझे BA करना है और BA के साथ साथ में PSC की तैयारी करना है। अच्छा, जिस प्रकार से यह जो बैंक प्रबंधन के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, तो क्या सोचते हैं आप, यानी क्या विचार है आपका कि जो आप मेधावी छात्रा हैं उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो यहाँ हुआ ना, मतलब पहली बार हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है इसके लिए।
शासन के निर्देशों के तहत नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं की सुविधा के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से महिला छात्रावास का निर्माण किया गया है। लेकिन इस छात्रावास में कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके कारण कॉलेज प्रबंधन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कॉलेज प्रबंधन के द्वारा संविदा और मानदेय के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। इस संदर्भ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य AK सिंघई का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी ये छात्रावास पटवारी प्रशिक्षण के लिए महिला पटवारी लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा था पिछले 6 माह से, और इसी माह उनका प्रशिक्षण संपन्न हुआ, ख़त्म हुआ। तो हम संस्था के बच्चों को दे रहे हैं इसको, क्योंकि अभी सत्र नया जुलाई से प्रारंभ होगा, तो जुलाई से प्रवेश होंगे बच्चों के। लेकिन अभी हम लोग ने वर्तमान में 20 बच्चों को परीक्षा के लिए, अभी जैसे परीक्षाएं चल रही हैं तो उसके उनके परीक्षा के दौरान रहने के लिए उनको दे दिया गया है फिलहाल, और परीक्षा के बाद फिर उनका नेक्स्ट सत्र में सभी बच्चों के लिए ओपन एडमिशन किया जाएगा और छात्रावास में जिनका हो सकता है। 50 लड़कियों के लिए व्यवस्था है। क्या मापदंड रहेंगे सर इसके प्रवेश के लिए? जो इच्छुक रहेंगे आवेदन करेंगे, और आवेदन के बाद देखिए भाई जो ज़्यादा अधिक दूरी पे उनके बच्चे हैं उनको प्राथमिकता देंगे, और गरीब बच्चों को। धान को अन्य जिलों में भेजा जा रहा है, जिसके कारण सरकार को अतिरिक्त परिवहन का भार सहन करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के द्वारा कलेक्टर को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें जिले में केप के निर्माण के लिए भूमि आवंटित किए जाने की मांग रखी गई है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के शाखा प्रबंधक RK पटले ने बताया कि जिले में मध्य प्रदेश की सबसे अधिक धान की फसल का उत्पादन होता है, लेकिन धान के भंडारण को लेकर जिले में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस वजह से जिला प्रशासन से केप निर्माण के लिए भूमि आवंटित किए जाने की मांग की गई है, ताकि जिले के धान का भंडारण जिले में ही हो सके। आपको बताएं कि जिले की करीब 50,000 मीट्रिक टन धान वर्तमान में अन्य जिलों में भंडारित की जाती है, जिसके कारण सरकार को काफी आर्थिक भार सहना पड़ता है। नहीं, वो आगामी सीजन में जो धान भंडारण होना है उस संबंध में हमने 8-10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में कलेक्टर साहब को लेकर दिया हुआ है। जैसे ही वो अवेलेबल कराएंगे तो अपने MPWs के केप निर्मित होंगे। सर इसके लिए अभी कोई ऐसी भूमि या ऐसी चिन्हित अभी फिलहाल तो चयन नहीं हुआ है, लेकिन कलेक्टर साहब को प्रयास करते हैं। जैसे केप का निर्माण अगर हो जाता है भविष्य में, तो किस प्रकार के फ़ायदे हो पाएंगे सर? नहीं, फ़ायदे उसमें है कि अन्य जिलों को जो धान यहाँ से परिवहन होकर जाता है वो जिले के जिले में ही रहेगा, उससे शासन का परिवहन भी बचेगा और अन्य खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो सर अभी कितना ऐसा है जो अन्य जिलों में जाता है? अन्य जिलों में समथिंग 50,000 MT है, वो जाता है। अच्छा, इसमें देखा गया है कि जैसे अपने यहाँ केब है मार्केट का, तो उसके से और ये अगर केब निर्माण होता है, इनमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं, सिर्फ जो जिले अन्य जिलों को जो धान जाती है वो जिले के जिले में भंडारण होगा। अच्छा, मार्केट के द्वारा जो है अपना यहाँ पर एक केप फिलहाल जिले में 2 लाख टन के मार्केट की केप है, उसमें पूरा भंडारण होता है, वो पर्याप्त नहीं है। वाराणसी नगर में स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम मैदान में प्रशासन के तत्वाधान में 21 जून को मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री के मुख्य आतिथ्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और उपस्थित जनों ने योग के विभिन्न प्राणायाम किए। खनिज मंत्री ने रोज योग कर निरोग रहने की बात कही, साथ ही योग करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। दूरी पर रखकर खड़े हों, हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षतिज न हो जाएं। के पास रखें, ये दंड आसन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। उष्टासन, सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। पेट के बल इस प्रकार ले जाएं कि सामने एक दूसरे से दूर हो तथा पैर बाहर की ओर हो। दोनों बाहें मुंह में तथा सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। कि योग हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है और कुछ वर्षों से रामदेव बाबा के माध्यम से क्रांति लाई गई है और उसी का असर है कि आज पूरे विश्व में योग के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। रही बात हमारे क्षेत्र की, तो हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में तो योग की काफी क्लासेस चलती हैं
उसके साथ साथ इस बात की खुशी हुई मैं आज देखकर कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता आई है। और आज हमने जो देखा यहाँ छोटे छोटे बच्चों को योग करते हुए, अधिकांश ये होता है जब लोग हम बीमार होते हैं 55-60 साल के होते हैं तब योग करते हैं, जब हमें बीमारी घेरती तब योग करते हैं। वारासुली जनपद पंचायत के सभा कक्ष में शुक्रवार को पंचायत सचिव प्राधिकृत कर्मचारियों को मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। यहां प्रशिक्षण सीईओ अखिल सहाय श्रीवास्तव, पंचायत इंस्पेक्टर मेघराज गौतम की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य एवं मतदाता सूची तैयार करने हेतु समस्त जानकारी के बारे में पंचायत सचिव को दिया गया एवं सूची 23 जून तक जनपद में जमा करने को कहा गया है। मतदान केंद्र की स्थिति के संबंध में ग्राम पंचायत सचिवों को जो प्राधिकारी अधिकारी किए गए ग्राम पंचायत के लिए कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन करने के लिए आहूत की गई थी। कंट्रोल टेबल के अनुसार मतदाता की जानकारी, बूथ उसमें कौन से वार्ड है उसकी जानकारी दी गई और अगर किसी मतदान केंद्र में उसमें अतिरिक्त भार होता है तो मतदान केंद्र का पुनरीक्षण के संबंध में उनको निर्देशित किया गया। और कुछ मतदान केंद्र ऐसे जो टूटे हुए हैं जहाँ मतदान कराया जाना संभव नहीं है, ऐसे मतदान केंद्र की जानकारी के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया। लालबरा तहसील कार्यालय से 21 जून को दोपहर 12 बजे नागरिक सुविधा केंद्र के तत्वाधान में जिला स्तरीय 7वीं आर्थिक जनगणना हेतु जन जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार विनीत गोयल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर 7वीं आर्थिक जनगणना जागरूकता बाइक रैली को रवाना किया, जिसके पश्चात यह बाइक रैली तहसील रोड से हाई स्कूल रोड होती हुई नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर आगे की ओर रवाना हुई। चर्चा में नागरिक सुविधा केंद्र के जिला समन्वयक लोकेश गौतम ने बताया कि 7वीं आर्थिक जनगणना का कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए जनता में जन जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया है, ताकि जनता को अधिक से अधिक जागरूक कर जनगणना कार्य में सहयोग प्रदान कर सके। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। नक्सलियों ने की पूर्व नक्सली की हत्या। ग्रामीण थाना के सिहोरा गांव में बलवा, सरपंच और पुत्र को किया घायल। महाविद्यालय के छात्रों की ई-केवाईसी के बाद जमा होगी छात्रवृत्ति। मंत्री के भरोसे 1000 छात्राओं का भविष्य, कन्या महाविद्यालय का मामला। धान भंडारण की नहीं है पर्याप्त व्यवस्था, लाखों खर्च कर दूसरे जिले में भेजा जा रहा है धान। और बालाघाट में अतिक्रमण पर योजनाबद्ध तरीके से होगा काम। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।